नमस्कार, वायर की इस बातचीत में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, मौजूदा राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह। यूँ तो दिग्विजय सिंह जी अपनी टिप्पणियों की वजह से सुर्खियों में बने ही रहते हैं, मगर पिछले कुछ सालों से उन वो दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में ज़्यादा दिखे नहीं। मगर वो स्थिति अब बदलने वाली है और न सिर्फ सांसद में, मगर अब वो कांग्रेस की लीडरशिप में भी और उनके आने वाले जितने भी प्लान्स हैं उसमें एक अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि चिंतन शिविर के बाद वो अब बहुत दो प्रमुख पैनल में उनका नाम है, एक पॉलिटिकल एडवाइजरी ग्रुप और अभी जो आने वाले दिनों में भारत जोड़ो अभियान कांग्रेस प्लान कर रही है, उनके भी प्लानिंग में उनकी भूमिका बहुत बड़ी होने जा रही है। तो हम समय व्यर्थ ना करते हुए उन्हीं की बात सुनते हैं। सर, वायर की इस बातचीत में आपका बहुत बहुत आने के लिए शुक्रिया। और तो आने वाले दिनों में हम बात करेंगे अभी जो कांग्रेस में जो हो रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में आपकी क्या भूमिका होने वाली है? मुझे लगभग 50 साल हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी में, और मेरी भूमिका तो एक साधारण कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में ही रही है। और जो भी पार्टी तय करती है, जो रोल मुझे देती है, उसको मैं ईमानदारी से पालन करने का प्रयास करता हूँ। जी, मगर इस बार आप पॉलिटिकल एडवाइस, जो कांग्रेस के जो सबसे वरिष्ठ नेता है उस ग्रुप के पार्ट है, जो कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को पॉलिटिकल दिशा देने वाली एक ताकत बनकर वो ग्रुप उभरेगी। और इसलिए इम्पोर्टेंट इसलिए भी हो जा रहा है क्योंकि पिछले 7 सालों में जिस तरीके से कांग्रेस को अलग अलग जगह हार का सामना करना पड़ा, तो एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिटिसिज्म ये भी आ रहा था कि कांग्रेस अपनी आइडियोलॉजिकल और पॉलिटिकल दिशा से कहीं भटक गई है। उसमें क्या सुधार आने वाला है सर? एक बात समझ लीजिए, राजनीति में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है। राजनीति केवल हार जीत पर निर्भर नहीं होती है। ये जरूर है कि हम लोग हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है कि वो हर चुनाव जीते, लेकिन साथ में ज़्यादा ज़रूरी ये है, ज़्यादा अहम की बात ये है कि हम लोग किस विचारधारा से जुड़े हुए हैं, किस प्रकार का भारत हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। एक समय वो था जो पूरा आज भारत का जो नक्शा है देशी रियासतों में बटा हुआ था, ब्रिटिश हुकूमत थी। ये श्रेय जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल जी को। उन्होंने उसको एक मौजूदा स्वरूप दिया। और ये मत भूलिए कि उस समय जब विभाजन हुआ भारत का और पाकिस्तान का, तो बहुत बड़े पैमाने पर एक खाई पड़ चुकी थी हिंदू और मुसलमानों के बीच में। ये उस समय की लीडरशिप को ये श्रेय जाता है कि उन्होंने उस खाई को पाटा। जिस समय महात्मा गांधी की क्रूर हत्या हुई, उसके बाद और भी इसे गंभीर रूप का सामना करना पड़ा। लेकिन जो एक मूल मैं कहता हूँ कि आधार है भारत का, सांप्रदायिक सद्भाव का, अनेकता में एकता का, उसको हम लोगों ने भारतीय संविधान के माध्यम से जोड़कर एक नया स्वरूप भारत को दिया, जिसकी पूरे विश्व में प्रशंसा भी हुई। जो अंग्रेज़ कभी कहते थे कि ये भारत के लोग लोकतंत्र नहीं चला पाएंगे, वो हमने सफलता से चलाया। और विश्व में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अगर कोई है तो भारत है। तो ये मानकर चलिए कि कांग्रेस पार्टी का जो मूल है वो भारतीयता का एक मूल है, वही विचारधारा से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय संविधान की रचना की और उसी के रास्ते पर हम लोग चलते आए। इसलिए चुनाव हार जीत होती रहती है, लेकिन आज सारी लड़ाई विचारधारा की है। क्या हम लोग समाज को बांट के राज कर सकते हैं इस देश में? क्या लोगों को धर्म और जाति और भाषा के आधार पर अलग अलग कर दें? लोगों को जोड़ने की आवश्यकता है। और इसीलिए उदयपुर संकल्प में हम लोगों ने भारत जोड़ो अभियान की कल्पना की है कि हमें आज जो
भारत की अनेकता में एकता ही सबसे बड़ी शक्ति है। इतनी डाइवर्सिटी, इतनी अनेकता, जहाँ विभिन्न भाषाएं हैं, कोई ऐसा विश्व में देश नहीं है जिसमें इतनी विभिन्नता होने के बावजूद भी देश एक है। उसकी सुरक्षा करना ही हमारा प्रथम लक्ष्य है। जी, वही अब इसी आपने जब ये कहा तो मुझे याद आ रहा है, चिंतन शिविर में भी कांग्रेस पार्टी ने ये एक बहुत ही फोर्सफुल तरीके से कहा था कि आप कांग्रेस पार्टी अपने राष्ट्रवाद को सामने लेकर जाएगी लोगों के पास, और ये जो इनका एक अलग ब्रांड ऑफ नेशनलिज्म, जो कॉन्स्टिट्यूशनल नेशनलिज्म कहे उसे, या फिर आपने कहा अनेकता में एकता, वो उसको कॉन्ट्रास्ट कराएगी जो बीजेपी के जो राष्ट्रवाद, जो एक्सक्लूजनरी है, एक हिंदू राष्ट्रवाद है, उसके खिलाफ। तो इसको आप लोगों तक कैसे ले जाएंगे? मैं राष्ट्रवाद को अलग अलग तरीके से परिभाषित करने के पक्ष में नहीं हूँ। राष्ट्रवाद का जो परिभाषा है साफ है, जो कि राष्ट्रीयता की भावना से काम करे, जो राष्ट्रीयता के भावना से काम करते हुए सबको जोड़कर, जो भारतीय संस्कार, संस्कृति और सनातन धर्म का मूल मंत्र है, अनेकता में एकता, सांप्रदायिक सद्भाव, तो वो आज हमें कायम रखना है। द वेरी आइडिया ऑफ इंडिया, जिसमें कि हर किस्म के लोग हैं, एथनिक डाइवर्सिटी है, उसको हम लोग कैसे जोड़ के रखें, वही राष्ट्रवाद है। वही है। तो वही इसी बात पर चिंतन शिविर पे अगर हम, ये सारी बातें उस समय भी हुई, पॉलिटिकल पैनल में भी ये सारी चीज़ें बात हुई, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस में एक नई ऊर्जा दिख रही है। अभी जैसे राहुल गांधी के बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये ऊर्जा शायद गलत जगहों पे दिख रही है। राहुल गांधी के साथ समनिंग हुई तो वहाँ पर सारा जो कांग्रेस का जो लीडरशिप है वो एकत्रित होकर सड़कों पर उतरी, मगर वही जब लोगों के मुद्दे होते हैं तो वो शायद इतने समर्थन के साथ सड़कों पे नहीं उतरती है। या फिर जो अभी गल्फ बैकलैश हुआ तो उस समय उसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया, किसकी मोदी जो लगातार वो कहते आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, लेकिन ये लोगों तक पहुंचा नहीं पाए ये बात। मैं सहमत नहीं हूँ इससे। कांग्रेस पार्टी ने जितने भी आज देश में राष्ट्रीय मुद्दे हैं, उनको सही समय पर, सही वक्त पर अपनी आवाज़ उठाई है। क्या आप भूल सक जाते हैं कि हमने नोटबंदी का क्यों विरोध किया था? क्योंकि वो इस देश के जितने भी छोटे और मध्यम उद्योग थे वो तबाह हो गए। मोदी जी की खासियत ये है कि वो निर्णय पहले लेते, सोचते बाद में है। नोटबंदी उन्होंने लागू कर दी बिना नोट छपाए और कहा कि 50 दिन में मैं सब कुछ कर दूंगा, लेकिन उन 50 दिनों में लगभग 60 उन्होंने अलग अलग समय पर आदेश जारी किए। उन्होंने कहा था कि हम लोग इसलिए नोटबंदी कर रहे हैं, इससे आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, इसमें भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएंगे, काला धन वापस आ जाएगा और नकली नोट समाप्त हो जाएंगे। लेकिन चारों मुद्दों पर वो असफल हुए हैं। जब नोटबंदी हुई तब 17.5 लाख करोड़ करेंसी मार्केट में थी, वही करेंसी अब बढ़कर 28 लाख करोड़ हो गई है। ये नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? जितने भी आज नकली नोट पकड़े जा रहे हैं, इतने कभी नहीं पकड़े गए जितने कि नोटबंदी के बाद पकड़े जा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा आश्चर्य का विषय है कि अधिकांश नकली नोट गुजरात में पकड़े जा रहे हैं। अभी नकली नोट छापने का स्वामीनारायण टेम्पल के अंदर प्रकरण सामने आया है। ये सब बातें, इसी के साथ साथ मैं आपसे कहता हूँ, हम लोगों ने तब भी कहा था कि बहुत गलत निर्णय, और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने तो कहा था इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम, और उसकी शिकायतें भी हुई थी। स्वयं डॉक्टर ओझा जो कि बीजेपी के एमएलए रहे, लीडर रहे, उन्होंने अमित शाह जी के खिलाफ शिकायत की थी कि उनके लोग वहाँ पर 1 करोड़ पुराने नोट की बजाय 67 लाख का नए नोट दे रहे हैं। तो ये पूरे तरीके से ये पहला कदम था उनका, हम लोगों ने उसका विरोध किया था। जीएसटी की जो प्रकार से इन डेप्थ
और डिटेल तैयारी करनी चाहिए थी वो नहीं की। वही नरेंद्र मोदी जिन्होंने जीएसटी का हमेशा विरोध किया, उन्होंने एक जिस प्रकार से 14-15 अगस्त 1947 का जो रात को मिडनाइट पे जो देश आज़ादी का एक आयोजन किया था, उसी प्रकार का आयोजन उन्होंने जीएसटी के लिए भी किया कि नया रास्ता चुन रहे हैं। लेकिन हुआ क्या, उन्होंने जो फॉर्मुलेशन तैयार किया वो इतना अपरिपक्व और अधकचरा था, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हुई और आज भी परेशानी हो रही है जी। इसी प्रकार कोविड का राहुल गांधी जी ने वार्न किया था कि सुनामी आ रही है, उनके बयान का मखौल उड़ाया गया। पेट्रोल डीजल पे सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो हमारा डीजल पे 3-3.25 रुपये लीटर हुआ करता था, उसको बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया। जो 9 रुपये पेट्रोल पे होता था बढ़ा के 32 रुपये कर दिया। तो सेंट्रल एक्साइज में जो इस प्रकार से कई सैकड़ा प्रतिशत 300 से 700% जो बढ़ोतरी हुई है, उसका बोझ किस पे गया? आम आदमी पे गया। कोविड का जो लॉकडाउन 4 घंटे में पूरा देश को लॉकडाउन उन्होंने कर दिया। जो माइग्रेंट लेबर के साथ हालात हुए आपने देखा, लोग बेरोजगार हो गए, छोटे और मध्यम उद्योग बंद हो गए, नोटबंदी में हुए, फिर इसमें बंद हुए, पूरी अर्थव्यवस्था तबाह हो गई है, रुपए का अवमूल्यन होता जा रहा है। हम लोगों ने इस पर आवाज़ उठाई। जहाँ तक विपक्ष का रोल अदा करने का मसला है, कांग्रेस ने हमेशा से एक सशक्त विपक्ष का रोल अदा किया है। जहाँ तक राहुल गांधी जी का ईडी का मसला है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि एक प्रकरण जिसमें कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हुई है, जो भी है अकाउंटेड है, कोई लॉ का वायोलेशन नहीं है, स्वयं मोदी जी ने इसकी इंक्वायरी बिठाई थी ईडी के माध्यम से 2014 में। उन्हीं की सरकार में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कह दिया कि इसमें कोई केस बनता नहीं हो, केस क्लोज कर दिया। एक प्राइवेट कंप्लेंट पर यह प्रकरण जाता है दिल्ली कोर्ट में और उसके आधार पर समन्स किए जाते हैं। समन्स में हमारे लीडरशिप और जितने सदस्य वो हाजिर होते हैं, लेकिन उसमें जो प्राइवेट कंप्लेनेंट है वही हाई कोर्ट में जाके स्टे करवा देता है प्रोसीडिंग्स। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट राहुल जी को 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अब 5वां दिन अब सोमवार को आने वाला है, इनकी केवल हैरेसमेंट है ये, लेकिन भूल जाते हैं कि वो परिवार है जिसने कि इस देश की आज़ादी के योगदान में कभी ब्रिटिश हुकूमत से नहीं डरे, जिन्होंने जेल काटी, पूरा परिवार जेल चला गया। मोतीलाल नेहरू जी से लेकर इंदिरा जी तक सब जेल में रहे। 2 हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर्स की शहादत हुई, शहीद हुए। ऐसा कोई परिवार बता दीजिए। और फिर क्यों परेशान किया जा रहा है? लेकिन दबाव की रात सामने ना कांग्रेस डरी है ना झुकी है। नहीं, बस वही ये सारे जो आपने अभी पॉइंट्स बताए वो लगातार कांग्रेस पार्टी उन पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही। बहुत जगहों पर बहुत बड़े पैमाने पर तो नहीं, लेकिन छोटे मोटे एजिटेशंस भी करती रही। लेकिन क्या आपको लगता है एज अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ द कांग्रेस कि वो फिर भी शायद कहीं ना कहीं लोगों तक अपनी बात ले जाने में असक्षम है, या फिर क्यों उनको लगातार इस तरीके से चुनावी हार का सामना करना पड़ रहा है? और दूसरी तरफ से बहुत सारे जो दिग्गज नेता है वो भी कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। क्या ऐसी स्थिति आ गई जब एक बात समझ लीजिए, संभाल नहीं पा रही? एक साल कांग्रेस पार्टी कार्डर बेस्ड पार्टी नहीं रही है। इट्स अ पार्टी विच वाज बॉर्न इन मूवमेंट, इट हैज कंटिन्यूड इन मूवमेंट। अलग अलग तरीके लोग सब उसमें शामिल हुए। आज़ादी के पहले भी कांग्रेस पार्टी में सोशलिस्ट विचारधारा के लोग भी थे,
सोशलिस्ट में भी राम मनोहर लोहिया जी का सोशलिज्म अलग था, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का अलग था, और उस समय पुरुषोत्तम दास टंडन जैसे लोग भी थे, आचार्य कृपलानी जी भी थे, राजा गोपालचारी जी भी, तो एक आज़ादी का मूवमेंट था। कांग्रेस पार्टी मूल रूप से मॉडर्न लिबरल लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी है। हमारी नीतियाँ अगर आप देखेंगे तो हमारे यूपीए 1 यूपीए 2 में जितने प्रोग्राम्स हमारे थे, पॉलिसीज़ थे, टोटली गरीबों के पक्ष में रहे, मासेस के रूप में रहे, और राइट बेस्ड डेवलपमेंट हमारा है। इस देश के हर नागरिक को अधिकार है प्रश्न पूछने का, भोजन, अपना फूड सिक्योरिटी का, राइट टू एजुकेशन, ये राइट्स बेस्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम हमारा है। डिसेंट्रलाइजेशन का आप राजीव गांधी जी का देख लीजिए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट प्रपोज किया था, उसके बाद नरसिम्हा राव जी ने उसको आगे बढ़ाया। हम लोग इस भारत के आत्मा को समझते हैं। ये भारत के 6 लाख गांव में प्रशासन जो है और शासन जो है केवल राजधानी से नहीं चल सकता। ग्राम स्वराज की कल्पना महात्मा गांधी की थी, जिसे मूर्त रूप दिया राजीव गांधी जी ने, उसका पालन कांग्रेस पार्टी ने किया, संवैधानिक अधिकार दिया। अब कई राज्यों में आज चुनाव नहीं हो पा रहे हैं, समय पर चुनाव नहीं हो रहे, अधिकार उनको दिए नहीं जा रहे, सारा सेंट्रलाइज हो गया। और मोदी जी तो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। ये तो उन्होंने गुजरात मॉडल की बात में, मोदी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, गुजरात को मैं नहीं डालूंगा, मोदी मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है आउटसोर्सिंग का। क्या आप कभी कल्पना कर सकते हैं कि गुजरात में पुलिस की कांस्टेबल की भर्ती ऑन कॉन्ट्रैक्ट होती है? इट इज़ नॉट अ परमानेंट अपॉइंटमेंट, इट इज़ एन इट्स लाइक जैसे कि ठेके पे आप सिपाही की वर्दी पहना दी, जैसे कहा जाता ना कि पैसा ढेला दो मत, दरोगा नाम रख दो और वर्दी दे दो, वो सब कमा लेगा। वही हालत मोदी मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। अब उसी को वो अग्निपथ के रूप में यहाँ डालना चाहते हैं। वो इंडियन आर्मी जिसके प्रोफेशनलिज्म का विश्व में एक नाम है, वेरी हाईली प्रोफेशनल आर्मी, उसमें आप लोगों को ठेके पे रख रहे हैं कि आपको 4 साल के लिए ठेके पे रख सकता, आप वापस जाइए। अब भाई ट्रेनिंग इन आर्मी और ट्रेनिंग इन पुलिस डिफरेंट है। पुलिस की ट्रेनिंग में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल की जाती है इंटरनल। आर्मी का यू आर फाइटिंग आउटसाइड दी योर एनिमी, आउटसाइड योर बॉर्डर्स, एट द बॉर्डर्स। दे आर ट्रेन टू प्रोटेक्ट, पुलिस हियर दे आर ट्रेन टू किल। अब उनको यदि आपने उस भावना उनके दिमाग में डाल दी, उन बच्चों के, वहाँ से लौट कर वो क्या करेंगे, इन वॉट वे? और ये भी मैं सुन रहा था प्राइवेट मिलिशिया जो भी होगा, लोग कह रहे हैं, इज दैट गुड फॉर दिस? क्या वो एक अच्छे संभ्रांत मतलब समाज के लिए अच्छा है क्या? और दूसरी बात ये है, मैं आज देख रहा था, ये कौशल दिया जा रहा है इसको, उनको स्किल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। आर्मी की ट्रेनिंग क्या स्किल डेवलपमेंट में आती है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? और इसमें जिद पकड़ी हुई है, जिस प्रकार से जिद पकड़ी हुई थी उन्होंने किसान कानूनों के बारे में, उसी प्रकार का जिद अब इन्होंने पकड़ा हुआ है। घटना हो गई, उन्होंने कहा ठीक है 21 साल से हम 23 साल कर देते हैं। ये दबाव से ये निर्णय आप जो कर रहे हो, आप इसी को अगर आपको करना था तो सभी राजनीतिक दलों से चर्चा करने के बाद, डिफेंस फोर्सेस के रिटायर्ड लोगों के साथ बातचीत करने के बाद, अब जो इन सर्विस है, मैं कोई जनरल, कोई एयर मार्शल या कोई एडमिरल साहब जब सरकार में रहते हुए कभी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते, लेकिन उनकी क्या भावना है वो उसमें रिफ्लेक्शन उसमें नहीं होगा। लेकिन रिटायर्ड लोग जो हैं, आज कोई ऐसा जनरल बता दो, कोई एयर मार्शल बता दो रिटायर्ड जो इसकी तारीफ कर रहा हो। मेरा कहना यही है कि मूल रूप से मोदी जी निर्णय पहले लेते हैं, सोचते बाद में। नहीं, मैं वही, हाँ, ये एकदम ये फॉलो कर रहा हूँ और मैं कांग्रेस के क्रिटिसिज्म को भी समझ रहा हूँ। हम लोगों ने भी अपने पोर्टल में काफ़ी ज़्यादा अग्निपथ को
कवर किया। मैं मतलब एक पॉलिटिकल दिशा में इस बात को ज़रा इसलिए भी ले जाना चाह रहा था कि कहाँ कमी रह गई कि कांग्रेस में, कि वो ये सारी बातें जनता तक नहीं पहुंच रही है। वो क्यों, ये सभी जो देश का साधारण इंसान है वो इस बात को समझना चाह रहा है कि कहाँ कमी रह मैं गई है। आपकी बात से सहमत जी, हूँ। हाँ। सबसे कमज़ोर हमारा संगठन है। जिस प्रकार का संगठन एक राजनीतिक दल का होना चाहिए, उसमें हमारी कहीं ना कहीं कमी है, उसको हम पूर्ति करना चाहते हैं और इसीलिए अब इस पर पूरा ध्यान देने की आवश्यकता है। राहुल गांधी जी ने इसे डेवलप करने का प्रयास किया था और वो इसमें आप कर भी रहे हैं। प्रियंका जी को सबसे बड़ी चुनौती दी गई थी उत्तर प्रदेश में, वो सफल नहीं हुई, लेकिन उन्होंने एक मूवमेंट तो खड़ा कर दिया था, उन्होंने संगठन भी एक तरीके से खड़ा किया है जी। अब उसको हम लोग आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राजनीति क्या है? संपर्क, जनसंपर्क। हमारा जो उन्होंने एजुकेशनल कमेटी बनाई थी, सस्टेनेबल एजुकेशन, जिसका मैं अध्यक्ष बनाया था, हमारा जन जागरण अभियान क्या था? जनता के बीच में जाके जनसंवाद। हम लोग बड़ी पब्लिक रैलीज़ के ज़्यादा पक्ष में नहीं है, इसमें ज़्यादा इंटरेक्शन कॉमन पीपल से होना चाहिए, समझाना चाहिए कि हम लोग क्या है क्या नहीं है। आज पूरे देश में धर्म के नाम पर लोगों की भावनाओं को भड़काया जा रहा है और मैंने इस बात को कहा था पार्लियामेंट में अमित शाह जी के सामने कि अमित शाह जी, बहुत बड़ी गलती आप लोग कर रहे हैं। इस धार्मिक उन्माद के भूत को जिनको आप बोतल से निकाल तो रहे हैं, इसको वापस आप नहीं डाल पाएंगे और ये आपके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। वही आज हो रहा है और वही नूपुर का कहिए और उनका नवीन जिंदल का कहिए, ये इस प्रकार के जो भावना और जिस प्रकार का उनका ओरिएंटेशन किया गया है, उसमें देखा जा रहा है कि जो जितना उन्मादी भाषण देगा वही उतना बड़ा लीडर। उसका क्या हुआ? सरकार चुप रही। जब खाड़ी के देशों में इसका विरोध चालू हुआ तब उनको आपने सस्पेंड किया, लेकिन आपने बयान देने वाले के खिलाफ मुकदमा दायर नहीं किया। घटना है दिल्ली की। क्या दिल्ली पुलिस को उनके खिलाफ धार्मिक उन्माद फैलाने के जुर्म में उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहिए थी? महाराष्ट्र पुलिस को करना पड़ा, दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं किया? जवाबदेही किसकी बनती है? जवाबदेही दिल्ली पुलिस की बनती है। तो केवल सस्पेंशन से काम नहीं चलेगा। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से धार्मिक उन्माद फैलाने वाले हिंदू और धार्मिक उन्माद फैलाने वाले मुसलमानों के साथ कभी समझौता नहीं किया। आज़ादी के ना पहले किया ना बाद में किया है। कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जिसने जनसंघ के साथ कभी समझौता नहीं किया। जैसे राहुल गांधी और ये आप लोग दो लीडर, मुझे अभी सीधे सीधे याद आ रहा है, जो लगातार फंडामेंटलिज्म या आरएसएस के खिलाफ बोलते आए हैं। ना केवल आरएसएस, हाँ, हम के खिलाफ भी हमारे मुस्लिम फंडामेंटलिज्म खिलाफ भी हम लोग बोलते आए हैं। लेकिन ये क्या सहमति है पूरे पार्टी में? आम सहमति है। आप देखिए, हमारे रेजोल्यूशन देख लीजिए। लगातार कांग्रेस पे सॉफ्ट हिंदुत्व करने का एलिगेशन लगता रहता है, इसीलिए मैं ये पूछ रहा हूँ। देयर इज नो सच थिंग एज हिंदुत्व, विच हैज, हिंदुत्व का कोई लेना देना हिंदू धर्म से नहीं है। स्वयं सावरकर जी ने इस मामले में कहा था कि हिंदुत्व का कोई धार्मिक से साथ संबंध नहीं है और इसलिए हिंदुत्व जो है वो केवल एक पॉलिटिकल हथियार है लोगों को भ्रम फैलाने का, कि हम लोग के वजह से ही हिंदू धर्म है। आज मुझे तो इस बात का आश्चर्य होता है कि जब कथाओं में, भगवत कथा में कहा जाता है हिंदुओं, मोदी है तो हिंदू है, मोदी है तो हिंदू है। उसके जो मोदी जी पैदा नहीं हुए थे उसके पहले हिंदू धर्म नहीं था। इनका मतलब बात यह है कि ये घोर, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल हमारे धार्मिक व्यवस्था के विपरीत ये मानसिकता से लोग काम कर रहे हैं और आज हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि इसको संभालना मुश्किल हो जाएगा। जी, वही ये तो जैसे अभी ये जो लड़ाई है वो राहुल गांधी जी ने भी चिंतन शिविर में कहा था कि ये देयर आर नो शॉर्टकट्स, ये एक लंबी लड़ाई है और हम लोगों के जन संपर्क करके ही धीरे धीरे
इस अपने मैसेज को ले जाना पड़ेगा। तो जब ये इस तरीके से आता है तो मेरे जैसे जो पत्रकार है वो सोचते हैं फिर 2024 का क्या प्लान है, उसके बारे में आप ज़रा बताइए। नहीं, हमारा प्लान 2024 तक सीमित नहीं है। हाँ ये तो निरंतर है। हाँ, नहीं ये निरंतर एक लड़ाई चलती रहती है, मूवमेंट। लेकिन 2024 की स्ट्रैटेजी को भी लेके बात हो रही थी, प्रशांत किशोर को सुना गया, फिर वो नहीं आए। आपने, बल्कि मुझे आपका जो रिस्पांस था, जो आपने एनडीटीवी में बोला, कांग्रेस का सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल भी लगा, जिसमें आपने ये कहा कि प्रशांत किशोर ने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जो आप नहीं जानते थे। तो अगर आप जानते थे तो उसमें क्या चीज़ें 2024 के बात लिए वही है जी, बात वही है, कांग्रेस का जो संगठन की कमजोरी है उसी में दिक्कत आती है। उसके लिए चिंतन शिविर में कई इस बारे में चर्चा हुई है और इसके लिए टास्क फोर्स भी बना है और इसमें कमिटीज़ भी बन गई हैं किस प्रकार से हमें, जैसे प्रियंका जी को टास्क फोर्स में आउटरीच का काम सौंपा गया है। आउटरीच मतलब जनसंपर्क का। राजनीति में मास कांटेक्ट ही आवश्यक है। मैं इस पक्ष का हूँ कि हर नेता को आम जनता से मिलने का समय हमेशा रखना चाहिए। एक्सेस से कांटेक्ट बढ़ता है और कांटेक्ट से कनेक्ट बढ़ता है और कनेक्ट से भावना एक मतलब लगाव होता है। ये इस चीज़ की कमी कांग्रेस पार्टी में हो गई थी, जिसकी वजह से देखा गया। कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी एक सत्ता मुक्त पार्टी बन के आ गई थी। उसे जिस प्रकार से एक विपक्ष का रोल करते हुए आम जनता के रूप में लड़ाई लड़ना चाहिए, उसमें कमी थी। लेकिन अब नए लड़के जो आए हैं उनमें ये भावना मुझे देखने को मिल रही है। मुझे इस बात की अब कांग्रेस मतलब सड़कों पर लड़ने के लिए तैयार है 100% जी। और इसीलिए स्ट्रैटेजी और इसीलिए भारत जोड़ो का जो यात्रा है, ये यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लगभग 4000 किलोमीटर है। इसको किस रूप में लिया किया जाता है, ये भी तय हम लोग कर रहे हैं। हमारी मीटिंग चली हुई है, रूट कौन सा उसकी चर्चा चल रही है। कैसे हर प्रदेश के लोगों को इसके साथ जोड़ा जाए। केवल एक यात्रा नहीं, सैकड़ों यात्राएं साथ साथ चलनी चाहिए, जो कि लोगों में आत्मसम्मान के साथ साथ आत्मनिर्भरता के साथ साथ एक आपस में मेलजोल बढ़ाने के लिए भी हमारा ये प्रयास होना चाहिए कि हम सब एक हैं। वी आर इंडियंस फर्स्ट, लेट अस नॉट डिवाइड आवरसेल्व्स कि तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, तुम सिख हो, जो ईसाई हो। अरे हमारा तो वो देश है जिसने सदैव सब लोगों को साथ में लेकर काम किया है। इस देश में कभी धार्मिक युद्ध नहीं हुआ है, सियासी युद्ध हुए हैं। अंग्रेज़ों के फौज में हिंदू मुसलमान सब मिल के काम करते थे। मुसलमानों मुग़लों के फौज में हल्दी घाटी ले लीजिए, अकबर बादशाह की तरफ से मान सिंह लड़ रहे थे और महाराणा प्रताप की तरफ से हाकिम खां सूरी लड़ रहे थे। शिवाजी का जो मेन जनरल हुआ करता इब्राहिम खान था। तो यहाँ पर सब एक वो बात रही है। ये कांग्रेस का हमेशा से मूल मंत्र रहा है, लेकिन 7 सालों में एक सिस्टमैटिक तरीके से भाजपा जो रूलिंग पार्टी है उस पे इस नैरेटिव पे एक प्रहार हुआ है बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से, चाहे वो फेक न्यूज़ के माध्यम से हो, चाहे वो काउंटर फैक्चुअल तरीके से करने की, या फिर कोई दूसरे उदाहरण जहाँ पे कांग्रेस पार्टी कंसिस्टेंट नहीं रही है उसको आगे ले जाने की। तो क्या उस मशीनरी का सामना करने के लिए कांग्रेस पार्टी को भी एक फोर्सफुल नैरेटिव, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा कहा जाता है, बोला जा रहा है, उसकी ज़रूरत है? तो वो कहीं कमी दिख रही है आपको कि ये है कि एक सिंपल तरीके से इतनी सारी बात ना करते हुए एक पॉजिटिव क्रेडिबल अल्टरनेटिव की तरीके से कांग्रेस पार्टी फिर से अपने आप को खड़ा करे? एक बात समझ लीजिए, अंग्रेज़ों ने 1857 में यह महसूस किया कि अगर इस देश में हिंदू मुसलमान एक हो जाए तो हम लोग ब्रिटिश हुकूमत चला नहीं पाएंगे। और उसके बाद ही उन्होंने मुसलमानों को भड़काया, जमात इस्लामी का गठन हुआ, मुस्लिम लीग का गठन हुआ, हिंदू महासभा का गठन हुआ, आरएसएस गठन हुआ। ये सब पोस्ट 1857 हुआ, इन द फर्स्ट 2 डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। और उस समय से
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बेसिकली ट्रेन कर रहे थे लोगों को एक उस मानसिकता से, और ये मैंने बहुत निकट से देखा है क्योंकि मैं जिस इलाके से आता हूँ वो बहुत दिनों तक हिंदू महासभा के प्रभाव में रहा है, और मैं उन लोगों की इस बात भावना को समझता भी हूँ। लेकिन एक बात समझ लीजिए कि उनके धार्मिक उन्माद फैलाने का असर अब ज़्यादा होने लगा है, क्योंकि एक उन्होंने इतना सस्टेन्ड कैंपेन चलाया कि मुसलमान, जो कांग्रेस पार्टी है केवल मुसलमानों की पार्टी है, जबकि तुष्टीकरण की बात करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने कांग्रेस राज्य में हमेशा गरीब का पक्ष रखा गया है, चाहे हिंदू गरीब हो चाहे मुसलमान गरीब हो, ये तुष्टीकरण नहीं हो सकता। कौन सा ऐसा काम किया है कांग्रेस पार्टी ने जिसमें ये लगे कि बहुत हमने कोई मुसलमानों के बहुत एक तरफा मदद की है। जितने भी हमारे राइट्स हैं, माइनॉरिटी का राइट्स हमने दिया है, मिलना चाहिए, क्योंकि कोई भी विकसित देश में, लोकतांत्रिक देश में हमेशा माइनॉरिटीज़ के राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। चाहे आप यूएसए ले लीजिए, चाहे यूके ले लीजिए, चाहे और जितने भी दूसरे एक डेवलप्ड नेशंस के और जो एक लिबरल मॉडर्न डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशंस हैं, उसमें हमेशा माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। तो हम लोगों ने जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट किया है, वहीं क्रिश्चियंस को किया है, जैन्स को किया है, सिखों को किया है, बुद्धिस्ट को किया है, सबको किया है। इसमें कौन सा तुष्टीकरण की बात है? माइनॉरिटी राइट्स को और माइनॉरिटीज़ को प्रोटेक्शन दिया गया है। राइट टू सॉर्ट ऑफ बिलीफ इन रिलीजन, प्रैक्टिस एंड प्रीच ऑफ रिलीजन इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। दिस इज ये कोई तुष्टीकरण नहीं है, ये भारतीय संविधान का अंग है, और जो इसके खिलाफ काम करता है वो गैर कानूनी है, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। वो कार्रवाई क्यों नहीं होती है? कार्रवाई होना चाहिए। मैं स्वयं जब मुख्यमंत्री था तो हमारे मौलाना जी ने एक उर्दू में एक पैम्फलेट छापा जो कि थोड़ा डेरोगेटरी था राजा भोज के खिलाफ। हमने उसके खिलाफ कार्रवाई की। इसी प्रकार कुछ हिंदू धार्मिक नेताओं ने इस प्रकार की बात की, मैंने दोनों के खिलाफ कार्रवाई की। 10 साल में एक दंगा मध्य प्रदेश में नहीं हुआ, क्योंकि ये चिन्हित लोग होते हैं, दंगा फैलाने वाले लोग। इनको यदि पुलिस कंट्रोल कर ले तो कभी दंगा हो नहीं सकता। हमेशा मेरी मान्यता ये है, दंगा वही होता है जहां शासन प्रशासन चाहता है। अगर शासन प्रशासन सचेत रहे तो थोड़ी बहुत घटना हो सकती है, लेकिन लंबे समय तक दंगा नहीं चलता। और उस समय चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, उनके खिलाफ जो दंगा भड़ाते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, और जिनका नुकसान हुआ है उनकी पूर्ति भी सरकार को बिना धार्मिक उसकी पहचान देखे हुए उसकी मदद करना चाहिए। मुझे वही आप अभी कह रहे थे कि ये अफर्मेटिव एक्शन के जितने भी संवैधानिक वैल्यूज़ हैं, उन्हीं सारे चीज़ों को पकड़ के भाजपा ने उसको एक अलग कलर दिया है, एक प्रोपेगेंडा के थ्रू उसी को स्यूडो सेक्युलरिज्म बताया है उसी को, और उसमें वो एक हिंदू आइडेंटिटी को मिलाकर हिंदू कंसोलिडेशन को करके एंटी माइनॉरिटी कैंपेन चला रहे हैं, जो कि हम 7 सालों से देख रहे हैं। तो इसका एक जवाब तो, क्योंकि अभी की रियलिटी तो ये है कि इसका जवाब मतलब कांग्रेस पार्टी कैसे सोच रही है कि ये पेट्रनेज, रिप्रेजेंटेशन, ये सारी पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से भाजपा ने किसी तरीके से अपनी में सम्मिलित कर लिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारकों को झूठ बोलना सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, अफवाहें फैलाने की प्रक्रिया बताई जाती है। अब अफवाहें पहले वर्ड ऑफ माउथ होती थी, अब थ्रू व्हाट्सएप होता है, फेक न्यूज़ होती हैं। इस प्रकार से चारों तरफ ये इसका उपयोग करते हैं। इतना बड़ा हथियार इनको इंटरनेट मिल गया है, व्हाट्सएप मिल गया है कि हर झूठ, फेक न्यूज़, फेक हिस्ट्री वो आज इस बात को करते हैं। अब वहाँ पे मैं सुन रहा था एक भाजपा की एक महिला नेता को कि देश आज़ाद नहीं हुआ है, 99 ईयर्स की लीज पे अंग्रेज हमको दे के गए हैं।
जी, जी, जी। कांग्रेस उन्होंने पार्टी ने जिसे लीज पे लिया हुआ था। तो इस प्रकार की बात है। दूसरी बात कहते हैं कि ये मोतीलाल नेहरू जी के जो है वो मुसलमान थे। ये इतना किस कदर गंदी हरकतें इन लोग करते हैं, और इसको मोदी जी उनको फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को जो ये बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि इस तो शर्म की बात है किसी प्रधानमंत्री के लिए कि जो ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं। बस वही, अब आखिरी मेरा यही सवाल है कि आपको लग रहा है कि ये जो कांग्रेस का जो व्यू पॉइंट है, जो हमेशा से रहा ही है, उसको अगर संगठित तरीके से आगे ले जाया जाए तो ये जो अभी ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है उसको वो हराने में सक्षम रहेगी आने वाले मैं तो दिनों में? कहता हूँ देश में इस ध्रुवीकरण के वजह से जो नुकसान हुआ है वो केवल सशक्त तरीके से कांग्रेस पार्टी सबको साथ लेकर चलने के सर्वधर्म समभाव की भावना से भारत जोड़ो का जो हम लोगों का कैंपेन है उसके साथ हम अगर जोड़ेंगे तो निश्चित तौर पर इसका मुकाबला किया जा सकता है, क्योंकि कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता जब तक देश में एकता ना हो। हम हिंदू लोग हर धार्मिक उसमें शांति पाठ पढ़ते हैं, बिना शांति के प्रगति नहीं हो सकती। लेकिन क्या दंगे फसाद इससे क्या शांति होगी? ये तो दंगे फसाद तो और अशांति फैला रहे हैं, और अशांति जब होती है सबसे ज़्यादा फायदा भाजपा को होता है, क्योंकि सब लोग अगर एक हो जाएंगे तो उन्हें पूछेगा कौन? ना उन्हें कोई पूछेगा, ना धार्मिक उन्माद फैलाने मुसलमान नेताओं को पूछा जाएगा। तो इसलिए शांति में भाजपा को नुकसान है, अशांति में उनको राजनीतिक फायदा है, लेकिन शांति में देश का विकास है, अशांति में देश का नुकसान है। इस लड़ाई में आप और पार्टियों को अपने साथ हमारी यात्रा सबके लिए खुली हुई है। जो इस देश की एकता के लिए, अनेकता में एकता के लिए हमारे साथ चलना चाहते हैं, उनका हार्दिक स्वागत है। और कांग्रेस की लीडरशिप का जो ये पूरा क्वेश्चन लगातार डिबेट हो रहा है, कोई डिबेट नहीं है, लीडरशिप में कोई डिबेट नहीं है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है भाई जिसमें चुनाव होता, मुझे बता दीजिए। सब लोग कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं कि साहब पार्टी का चुनाव नहीं हो रहा है। अरे भाई हमारे यहाँ तो चुनाव होता आया है, चुनाव हुआ है। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी में चुनाव हुआ है? केवल हम पर आरोप लगाया जाता है। जितने डेमोक्रेटिक तरीके से कांग्रेस पार्टी काम करती, दूसरे लोग ना करते होंगे। बिल्कुल, ये बहुत सारे लोगों का मानना है। तो बस मगर यही 2024 के लिए कुछ अहम स्ट्रैटेजी अभी चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस क्या प्लान कर रही है? सीधी सी भारी बात है, वो अलग है। देश में एकता लाना जरूरी है। धार्मिक उन्माद को धार्मिक भाईचारे में बदलना आवश्यक है। देश को जोड़ना आवश्यक है। सांप्रदायिक सद्भाव के साथ प्रेम, सद्भाव और अहिंसा के रास्ते पर चल के शांति स्थापित करना है। इसी में देश की प्रगति है, और यही देश कांग्रेस पार्टी का संकल्प है, यही कांग्रेस पार्टी की रणनीति है। और आप इस मुद्दे को, इस मैसेज को लेकर आप लोगों तक पहुंचने की, भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू होगा तो उस समय हम फिर आपके पास आएंगे, जरूर। और देखेंगे कि क्या उसकी प्रगति है। बहुत बहुत वायर से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।